ये एक मंजिल है तो रास्ते भी होंगे और एक मेंटर भी जो मुश्किलों को आसान बना दे। नतीजे संयोग नहीं होते, दूसरों से बेहतर स्कोर होते हैं। GS Score, an institute for civil services. Good career is a process, and mentoring at GS Score is driven by primarily two objectives. One is empowerment and another is excellence. This is what we are known for. कामयाबी की राह पर 1000 से भी ज्यादा निशान। GS Score। हेलो, मेरा नाम प्रांजल अग्रवाल है। मेरा नीट में AIR 4 आया है और पंजाब में और नॉर्थ इंडिया में मेरा रैंक 1 है और फीमेल्स कैटेगरी में भी मेरा रैंक 1 है। इस टाइम पे मैंने अपनी स्ट्रेंथ पे, अपनी कॉन्फिडेंस पे बहुत ज़्यादा विश्वास रखा था। तो हमारी थ्रू आउट जर्नी के टाइम हमारा बहुत ज़रूरी है कि हम कंसिस्टेंट रहें, हम अपने काम को कोई भी लैग ना दें, हम अपना रोज़ का काम रोज़ करें। अगर मैं अपनी स्टडी आवर्स के बारे में बात करूं तो इट वाज नॉट दैट रेगुलर शेड्यूल कि मुझे इतना ही करना है। वो मेरे हमेशा काम पे डिपेंड करता था। मैं हमेशा कोशिश करती थी कि मेरा जो काम है वो उसी दिन पूरा हो, मेरा काम नेक्स्ट दिन पे लैग ना करे, क्योंकि अगर आपका काम लैग करना शुरू करता है वो अल्टीमेटली एक स्ट्रेस और प्रेशर क्रिएट करता है हम पे। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपना काम टाइम टू टाइम कंप्लीट करें। अगर मैं स्टडी आवर्स के बारे में बात करूं तो मैं 6 to 8 आवर्स की अच्छी स्लीप भी लेती थी और अपने लिए 4 to 5 आवर्स, मतलब जो भी दिन डेली रूटीन के लिए चाहिए होते हैं, उसके बाद मैं मैक्सिमम टाइम कोशिश करती थी मैं स्टडी करूं। बट मेरी स्टडी रूटीन एट अ स्ट्रेच नहीं थी। मैं उसे जनरली छोटे छोटे ब्रेक्स फॉर 5 to 10 मिनट्स उससे इंटरसेप्ट रखती थी ताकि मैं अपने मन को रिफ्रेश भी रख सकूं, बिकॉज एक हेक्टिक माइंड से काम करना बहुत मुश्किल है। एंड मोर ओवर यू नीड टू बी प्रिसाइज विद योर ब्रेक्स। अगर आप 5 मिनट का ब्रेक सोच रहे हो तो उसे 5 मिनट का ही लो। आप 5 मिनट का ब्रेक सोच के एंड देन आप फ़ोन पे स्क्रॉल करना शुरू कर देते हो, वो ब्रेक 5 मिनट से आधे घंटे का हो रहा है, तो वो एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और इसके बाद अगर मैं अपनी सब्जेक्ट्स के बारे में बात करूं तो फिज़िक्स के लिए सिंस मुझे फ़िज़िक्स और न्यूमेरिकल्स में बहुत मज़ा आता था, मैं जनरली अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल्स ट्राई करती होती थी। बट अगर मैं नीट पैटर्न के बेसिस में कहूँ उसमें कोई बहुत डिफ़िकल्ट न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं। वो आपके कुछ की कॉन्सेप्ट्स को ही टेस्ट करना चाहते हैं और उनमें मॉडर्न फिज़िक्स, सेमीकंडक्टर्स, इन सभी चीज़ों की थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहती है एज़ कम्पेयर टू अदर टॉपिक्स। मॉडर्न फिज़िक्स अलोन ही बहुत ज़्यादा स्ट्रेच कवर करती है पेपर का। एंड मोर ओवर अगर मैं बाकी टॉपिक्स के बारे में बात करूं तो उसमें +2 का पार्ट जो है वो थोड़ा ज़्यादा वेटेज होल्ड करता है एज़ कम्पेयर टू +1। तो अगर कोई नीट की तैयारी कर रहे हैं तो मैं उनसे कहूँगी कि आप अपने फिज़िक्स के कॉन्सेप्ट्स को बहुत स्ट्रांग रखो रेदर देन प्रैक्टिसिंग वास्ट नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स। आपको पता होना चाहिए आपने एक न्यूमेरिकल ऐसे क्यों किया और ऐसे ही क्यों किया, आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से आना चाहिए। अगर मैं केमिस्ट्री के बारे में बात करूं तो केमिस्ट्री के जैसे 3 पार्ट्स हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल। अगर मैं फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूं तो आप उसके लिए थोड़ी केमिस्ट्री की NCERT को थोड़ा स्किप कर सकते हो क्योंकि वो NCERT बेस्ड थोड़ा कम आता है। इट इज़ मोर अबाउट योर अंडरस्टैंडिंग योर नॉलेज। लेकिन फॉर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैं NCERT स्किप करना बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगी, स्पेशली फॉर इनऑर्गेनिक जहाँ पे S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, हाइड्रोजन, ये सब चैप्टर्स आते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप इन चैप्टर्स को बहुत अच्छे से करके जाओ, स्पेशली फ्रॉम NCERT। मैंने 2 से 3 बार पढ़ी थी अपॉन माई टीचर्स रिकमेंडेशन कि क्योंकि इन चैप्टर्स की डायरेक्ट लाइंस उठ के पेपर में आती हैं। और अगर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूँ तो उसकी एज सच लाइंस तो पेपर में कम आती हैं, लेकिन NCERT का एक बहुत अच्छा होल्ड है उस चैप्टर्स में। बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुलाइज नहीं होता, मैकेनिज्म्स में वो ज़्यादा नहीं जाते, कुछ बेसिक रिएक्शन से पूछते हैं, बट यू नीड टू बी प्रिसाइज विद इट, स्पेशली जो +2 की ऑर्गेनिक है जो थोड़ा वास्ट सिलेबस होल्ड करती है।
एंड उसके बाद अगर मैं लास्ट में बायोलॉजी में आऊँ तो बायोलॉजी में बॉटनी और जोलॉजी दोनों का मैं देखूँ तो जोलॉजी के केस में आई वाज एक्चुअली फॉर होल बायोलॉजी आई वाज कम्प्लीटली रिलाइंग ऑन एनसीईआरटी। मैंने अपने कोचिंग के नोट्स भी प्रॉपरली किए हैं और अपना कोचिंग का मटेरियल भी प्रॉपरली किया था जो हमें साइनॉप्सिस प्रोवाइड की जाती थी। बट इसके अलावा एनसीईआरटी वाज होल एंड सोल, क्योंकि एनसीईआरटी के डायरेक्ट लाइन से आता है। और पेपर पैटर्न की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा आजकल के टाइम में एनसीईआरटी बेस्ड हो रहा है। वो एनसीईआरटी को ही अपनी टेक्स्ट बुक लेके चलते हैं और उसी के कॉन्सेप्ट्स पे ही क्वेश्चंस आते हैं। एज सच लाइंस आती हैं, बहुत क्लोज ऑप्शंस भी आती हैं जिसमें आपको वो करेक्ट चूज़ करनी होती है जो एनसीईआरटी में है। सो यू कैन नॉट स्किप एनसीईआरटी अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो। और एनसीईआरटी +1 +2 दोनों की ही इक्वली इम्पॉर्टेंट है अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो। और इसके अलावा अगर मैं अपनी OMR की स्ट्रेटेजी कहूँ तो इट वाज नॉट हार्ड एंड फास्ट। मतलब इनिशियली मैं करती थी कि पेपर सॉल्व करने के बाद OMR भरना, एंड उसके बाद थोड़े टाइम बाद मैंने सब्जेक्ट वाइज भी स्टार्ट किया था। इट बेसिकली डिपेंड्स अपॉन द चाइल्ड कि उसकी किस चीज़ में स्ट्रेंथ ज़्यादा है। कई लोग फिजिक्स पहले अटेम्प्ट करते हैं, कई केमिस्ट्री और कई बायोलॉजी। मेरे केस में मैं हमेशा बायोलॉजी पहले अटेम्प्ट करती थी क्योंकि वो थोड़ी सी मेमोरी बेस्ड होती है। लास्ट तक पेपर के आते आते हम हड़बड़ाहट में सही क्वेश्चंस भी गलत करने लग जाते हैं। तो मैं बायोलॉजी पहले करती थी, देन आई यूज्ड टू गो फॉर केमिस्ट्री एंड उसके बाद मैं फिजिक्स अटेम्प्ट करती थी। मेरी स्ट्रैटेजी में मैं बायोलॉजी और केमिस्ट्री अटेम्प्ट करने के बाद OMR भरती थी और फिजिक्स के लिए मेरे पास लाइक होलसम 1 घंटा बच जाता था। तो वो मैं आराम से फिजिक्स अटेम्प्ट करते करते अपने उस OMR को भरती रहती थी। और उसके अलावा अगर मैं जो लास्ट के 10 क्वेश्चंस की बात करूँ जो ऑप्शनल हमें करने होते हैं 15 में से 10, तो मैं एक बार सभी क्वेश्चंस देखती होती थी। मैं उसमें से दी बेस्ट जो मुझे लगते थे उनको अटेम्प्ट करती थी। इसके अलावा अगर मैं सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शंस की बात करूं तो मेरे लिए इस 2 साल में तो सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शंस बिल्कुल नहीं आई हैं, क्योंकि आई वॉज नॉट ऑन एनी ऑफ द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। मोर ओवर मतलब मेरे पास इन दो सालों के टाइम में मेरे पास स्मार्टफोन नहीं था। इट वॉज एक्चुअली अ कीपैड फ़ोन जो मुझे दिया गया था। मेरे पेरेंट्स से बात करती थी मैं उस पर, मैं टीचर से बात करती थी या मेरे कुछ फ्रेंड्स थे मैं जिनसे बात करती होती थी उस पर। लेकिन स्मार्टफोन्स नहीं थे हमारे पास और ये मुझे बहुत प्लस पॉइंट लगता है क्योंकि स्मार्टफोन्स ना होने से हम प्रॉपर टाइम अपने आप पे दे पाते थे। अगर हमें रिफ़्रेशमेंट भी चाहिए होती थी हम बाहर जाते थे, दोस्तों से बात करते थे या कुछ खा पी लेते थे समथिंग, जिससे कि हमारे ब्रेक्स एक्सटेंड नहीं होते थे और हमें कोई प्रेशर भी नहीं होता था। और थ्रू आउट द जर्नी मेरे पेरेंट्स और मेरे टीचर्स की मुझे बहुत सपोर्ट रही है। हेलिक्स पे जो टीचर्स थे उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की है। मेरे सभी टीचर्स जो हैं मतलब उन्होंने सिर्फ ये चीज़ इंश्योर नहीं की कि मैं अच्छे से सीखूं चीज़ें, उन्होंने बल्कि ये चीज़ भी इंश्योर की है कि मेरी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी रहे। हम हंसी खुशी से पढ़ते रहें, बिकॉज अगर हम स्ट्रेस लेके पढ़ेंगे तो हम नहीं कर पाते हैं। मोरओवर जो प्रॉब्लम्स बच्चे जनरली फेस करते हैं कि लास्ट में वो बहुत ज़्यादा मटेरियल इकट्ठा कर बैठते हैं और उन्हें समझ नहीं आता हम क्या करें। तो इसलिए मैं उनको ये सजेस्ट करूँगी कि बायो के लिए आपको जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपके कोचिंग नोट्स मटेरियल में लगते हैं, आपके नोट्स में लगते हैं, आप उनको एनसीईआरटी पे कंपाइल करो। मैंने ये प्रैक्टिस बहुत लेट शुरू की थी, बट अगर आप जल्दी कर रहे हो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि लास्ट में आपके पास 2 ही बुक्स होंगी, +1 और +2 की एनसीईआरटी जो आपको बायो के लिए पढ़नी है। केमिस्ट्री के लिए ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की एनसीईआरटी आप जितना फ्रेश पढ़ोगे आपको उतना अच्छा रहेगा। तो मैंने पेपर के पास जब नीट आने वाला था उसके पास में ही उसे बहुत रीडिंग दी थी। और फिजिक्स के लिए आप एनसीईआरटी थोड़ा स्किप कर सकते हो, मतलब ड्यूरिंग दी कोर्स जब आपको पढ़ा रहे हैं आप एनसीईआरटी पढ़ो, बट जब आप फाइनल रिविजन्स दे रहे हो आप उसको थोड़ा स्किप कर सकते हो, क्योंकि उसमें से कुछ डायरेक्ट नहीं पूछा जाता है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं फिजिक्स के जो आपको मतलब अगर आप अच्छे से सीख रहे हो तो आपको वो आ जाएंगे। और अगर मैं बात करूँ तो एक दिन पहले एग्ज़ाम के पहले मेरी प्रिपरेशन कैसी थी, उस दिन मतलब मेरा मेन टारगेट था कि स्लीप तो बहुत अच्छी लेनी है, क्योंकि मेरे साथ पहले रेगुलर टेस्ट में हो चुका है कि अगर मैं थोड़ा स्लीप के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करती थी
थी तो नेक्स्ट डे परफॉर्मेंस बहुत वर्स हो जाती थी। इसलिए मैंने अपनी स्लीप प्रॉपर देनी थी, 8-9 घंटे प्रॉपर मैं स्लीप लेके गई थी। और उससे एक दिन पहले मैंने सभी जो टॉपिक्स जिनको हम थोड़ा क्रैमिंग टॉपिक्स कहते हैं, मैंने उन्हें एक बार ज़रूर देखा था, स्पेशली फॉर केमिस्ट्री। जो हमारे टॉपिक्स थे लाइक ऑर्गेनिक का थोड़ा से मैकेनिज्म्स देख लिए, और कुछ एक्सट्रैक्शन जैसे चैप्टर्स हो गए जो +2 में मेजरली आता है हमारा थोड़ा लर्न करने वाला पोर्शन, वो मैं सारा देख के गई थी। डी ब्लॉक, पी ब्लॉक थोड़ा उनको मैंने एक बार नज़र दी थी। और इसके अलावा मैंने बायो में जो थोड़े मतलब थोड़े ज़्यादा लर्निंग पोर्शंस होते हैं, या थोड़ा जिसमें मुझे लग रहा था मैं वीक हूँ, लाइक जो हमें स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स में +1 में है, कॉकरोच एंड फ्रॉग, थोड़ा उस पर मैंने ज़्यादा ध्यान दिया था। बाकी इट वॉज ऑल अबाउट कि आप किस टॉपिक में, मतलब हर बच्चे को अपना पता होता है कि वो किस टॉपिक में ज़्यादा बेटर है और किस में नहीं है। मेरे लिए फिज़िक्स वो समथिंग कि मैं थोड़ा अच्छे से कर लेती थी, जबकि बायो जो कि लर्निंग पार्ट है मैं उसमें थोड़ा सा अटकती थी। तो इसलिए मैं हमेशा अपना टाइम बायो के लिए ज़्यादा रखती थी। और इसके अलावा अगर मैं अपनी स्कोर की बात करूं तो मेरा फिज़िक्स में 1 मार्क कटा है, और वो मतलब इट वाज अ सॉर्ट ऑफ सिली मिस्टेक जो मैंने कैलकुलेशन में कर दी। बाकी द पेपर वाज वेरी नाइस अगर फिज़िक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। और बायो में स्टेटमेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, तो हमें ध्यान रखना है कि हम पेशेंस से उन स्टेटमेंट्स को पढ़ें, नॉट का, इनकरेक्ट का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। एक ही क्वेश्चन में 5-5 स्टेटमेंट्स भी होती हैं, और बच्चे हड़बड़ाहट में लाइक बायो में घंटा लग गया, बायो में 1.5 घंटा लग गया, उसके चक्कर में बाकी पेपर ख़राब कर देते हैं। हमें वो नहीं करना है। और मैं सबको ये कहना चाहूँगी कि कंसिस्टेंसी इज़ द पॉलिसी। आपको एक स्थिर मन से कंसिस्टेंट रहना है थ्रू आउट द जर्नी। अप्स भी आएंगे, डाउन्स भी आएंगे, और हमेशा अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से बात करते रहो। कभी भी अपने आप को अकेला मत रखो। अगर आप अकेला रखोगे तो हाई चांसेस आप स्ट्रेस और डिप्रेशन में जा सकते हो। हमेशा आपके टीचर्स और आपके पेरेंट्स आपके दी बेस्ट वेल विशेस होते हैं, उनकी बात हमेशा सुनो। आप सबको लगता होगा कि टॉपर्स बहुत टाइम पढ़ते हैं, बहुत घंटे पढ़ते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर मैं आपको एक रूटीन के बारे में बताऊं तो मेरी एज कोई बहुत फिक्स रूटीन नहीं थी। मैं शेड्यूल चेंज करती रहती थी एज पर जो भी मुझे रिक्वायरमेंट लग रही है। कभी थकावट ज़्यादा है वगैरह, मैं अपना शेड्यूल बहुत चेंज करती थी। और इट वॉज नॉट लाइक कि मैं सारा दिन पढ़ी जा रही हूँ। मैं अपने लिए बहुत प्रिसाइसली ब्रेक्स भी रखती थी। लाइक हमें स्टडी शेड्यूल जो टीचर्स बना के देते थे वो 9 घंटे का होता था, और हम कोशिश करते थे कि मैं वो 9 घंटे का शेड्यूल अपना प्रॉपरली फॉलो कर सकूं, जिसमें 3 आवर्स फिज़िक्स, 3 आवर्स केमिस्ट्री और 3 आवर्स हमें बायो के लिए दिए जाते थे। और मतलब बट एज़ पर वर्क हम उसे बहुत फ्लेक्सिबल रखते थे कि हम उसे चेंज कर लेते थे। कई बार किसी एक सब्जेक्ट का वर्कलोड ज़्यादा है, किसी का कम है, तो हम वैसे उसे एडजस्ट करते थे। बाकी हमें इंस्टीट्यूट की तरफ से RPS ज़रूर मिलती थी, रेगुलर प्रैक्टिस असाइनमेंट्स, तो हम उसे ज़रूर रेगुलरली करते रहते थे ताकि हम बिल्कुल भी मिस ना करें। रोज़ 1-2 RPS अपनी हम करके ज़रूर जाते थे। बाकी अगर मैं आपको नीट वाले दिन का बताऊं कि उस दिन कैसे, मतलब डूज एंड डॉन्ट्स आपके लिए क्या होना चाहिए, इट इज़ वेरी नेसेसरी कि आप उस दिन एक लाइट मील लो, ताकि उस दिन जाके आपको स्ट्रेस ना फील हो, आपको वहाँ जाके एंग्जाइटी ना हो, आपको हेवी ना लगे, आपको नींद ना आए। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक बैलेंस्ड और एक बहुत लाइट मील लेके जाओ। नीट का एग्ज़ाम जनरली दोपहर को होता है, और वो टाइम हो जाता है कि जनरली पीपल आर नॉडिंग ऑफ एट दैट टाइम। बहुत ज़्यादा नींद आने लग जाती है कईयों को, तो इट इज़ नेसेसरी कि आप जब इसकी प्रिपरेशन कर रहे हो नीट की, उस टाइम पे आप हमेशा अपना शेड्यूल ऐसे रखो, स्पेशली फॉर द लास्ट मंथ, कि आप दोपहर को सो नहीं रहे हो। स्पेशली फ्रॉम 2 to 5 जब नीट हो रहा है, 2 to 5:20, आप उस टाइम पे जागे रहो और बहुत कोई एक्टिव सब्जेक्ट करो जिससे कि आप प्रॉपरली उसमें इन्वॉल्व रहो। न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस छोड़नी नहीं है कभी भी, उसको थ्रू आउट द टाइम करते रहना है आपने। ऐसा नहीं है कि एक बार ये न्यूमेरिकल आ गया तो मैं कभी नहीं करूँगी, ऐसा नहीं है आपको, बिकॉज नीट इज़ नॉट अबाउट डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, इट इज़ अबाउट डूइंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन एंड डूइंग इट वेरी प्रिसाइसली। तो इसलिए आपको बहुत ध्यान देना होगा अपनी मील्स के लिए भी, स्पेशली जब आप किसी टेस्ट के लिए जा रहे हो, जो आपके रेगुलर टेस्ट हो रहे हैं, उससे पहले कुछ बहुत ऑयली मत खा के जाओ। अपनी एक बैलेंस्ड मील रखो।
बट ऐसा नहीं है कि आप जैसे आजकल बहुत चल रहा है कि हम डाइटिंग के चक्कर में अपनी मील्स बहुत काट देते हैं। अपनी मील्स नहीं काटनी चाहिए, बिकॉज अगर आप पढ़ रहे हो तो बहुत ज़रूरी है कि आप प्रॉपर खाना खाओ। आपका ब्रेन भी प्रॉपर फूड डिमांड करता है। हाइड्रेटेड रहना है प्रॉपरली। अगर आप हाइड्रेटेड नहीं रहोगे आपका दिमाग थक जाएगा, आप कंसंट्रेट भी नहीं कर पाओगे। और स्पेशली पेपर के टाइम में मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, मैं हमेशा पानी साथ ही रखती थी। इनफैक्ट नीट के एग्ज़ाम में भी मैं पानी साथ ही लेके गई थी, और तो उन्होंने मतलब हमारी बॉटल्स रखवा के अपनी प्रोवाइड की थी। लेकिन पानी बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज अगर आपका ब्रेन हाइड्रेटेड है आपका ब्रेन अच्छे से काम करेगा। और मीनवाइल जब आप पानी पी रहे हो तो आपको हार्डली लाइक 5-10 सेकेंड्स का जो ब्रेक मिलता है वो एक फ्रस्ट्रेशन को बर्स्ट करता है, तो आपको काफ़ी हेल्प मिल जाती है उस चीज़ से। उसके अलावा अगर मैं आपको बुक लिस्ट की बात करूं तो NCERT इज़ द बेसिस। NCERT आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते एट एनी कॉस्ट, बिकॉज अगर आप NCERT छोड़ के जा रहे हो आप नीट की प्रिपरेशन लाइक ज़ीरो हो जाती है उसके बाद तो, स्पेशली फॉर बायोलॉजी और केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक पार्ट के लिए। बाकी मैं एक्स्ट्रा मटेरियल पे नहीं रिलाई करती थी। मेरे लिए कोचिंग के नोट्स और मेरी कोचिंग का जो मटेरियल था, साइनॉप्सिस हमें प्रोवाइड की जाती थी, हमें RPS असाइनमेंट्स MCQ बुकलेट्स दी थी, मैं उसी पे रिलाई करती थी। बट जो बच्चे कोचिंग नहीं ले रहे हैं मैं उन्हें कहना चाहूँगी कि आप प्लीज़ अपनी टीचर की गाइडेंस प्रॉपरली फॉलो कीजिए। आपके टीचर्स आपको हमेशा दी बेस्ट चीज़ें ही देते हैं, बिकॉज एक टीचर आपके लिए जो नेसेसरी न्यूमेरिकल्स हैं आपको वो ही प्रोवाइड करते हैं। आपको एक्स्ट्रा वर्कआउट नहीं करना है, आपको इस चीज़ पे काम करना है कि जो चीज़ मैंने किया है वो मुझे बहुत अच्छे से आती हो। आपको उसको हर चीज़ को टाइम टू टाइम रिविजन देना बहुत ज़रूरी है। स्पेशली लाइक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक पार्ट है वो बहुत ज़्यादा भूलता है, तो हमें हमारे टीचर ने एडवाइस किया था कि जब आप ऑर्गेनिक जब से स्टार्ट हो जाए आपने जब सेकेंड डे में पढ़ाऊंगा आपने फर्स्ट का रिवाइज करके आना है, जब थर्ड डे पढ़ाऊंगा तो आपने फर्स्ट और सेकेंड डे का भी रिवाइज करके आना है। तो हम ऐसे उसे बिल्ड अप करते जाते थे ताकि लास्ट में आके ऑर्गेनिक बर्डन ना लगे, इनफैक्ट उसे करना बहुत आसान हो जाए। इसके अलावा अगर मैं आपको थोड़े डूज एंड डोंट्स और बताऊँ तो लाइक नीट के पेपर में हमें बहुत सिंपली जाना होता है। आपके लोअर्स में भी कोई पॉकेट्स नहीं होनी चाहिए और सिंपल टी-शर्ट होनी चाहिए आपकी। वहाँ पे कुछ भी तरह के ऑर्नामेंट्स भी अलाउड नहीं है। तो और इस टाइम पे जो मेन चीज़ होती है वो होती है आपका माइंडसेट। वहाँ जाके मतलब आपको कोई हल्का भी टोक देता है, कुछ आपको इन्विजिलेटर्स के कारण कोई प्रॉब्लम आती है तो इसका मतलब ये नहीं आप वहाँ पे अपना मोरल डाउन करोगे। समटाइम्स आपका जो सब्जेक्ट आपके कॉन्फिडेंस में होता है वो ही मुश्किल आ जाता है और उसके चक्कर में आपका मोरल डाउन हो जाता है। आपको वैसा नहीं करना है, वहाँ पे हमेशा एक काम माइंड से रहना है, हमेशा कंसिस्टेंटली रहना है और वहाँ पे आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड होना बहुत ज़रूरी है। अगर एक सब्जेक्ट मुश्किल लग रहा है उसको छोड़ के आगे स्किप कर सकते हो। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि सारी तैयारी कोटा में ही होती है। बहुत बच्चे हैं जो कोटा नहीं जा पाते, मैं भी कोटा नहीं गई थी। लेकिन आप जिस भी टाउन से हो, आप जिस भी सिटी से हो, कोई मैटर नहीं करता आप कहाँ से हो, अगर आप में वो कॉन्फिडेंस है, वो हिम्मत है और एक एम है आपके दिमाग में तो आप ज़रूर कर पाओगे। अपने आप में कॉन्फिडेंस रखो। आजकल वैसे भी इंटरनेट है, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं। अगर आप एक अच्छे मन से करना चाहते हो, आप में वो कॉन्फिडेंस है और आप में वो लगन है तो आप ज़रूर कर पाओगे। एंड आई विश ऑल द बेस्ट टू ऑल द नीट एस्पिरेंट्स। डू योर बेस्ट और हैव कॉन्फिडेंस इन यू। थैंक यू।